आपको जानना चाहेंगे कि जैसे उनका अपना एक बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में, किसी बैंक में अकाउंट है जहाँ उनके पे और पर्क्स वगैरह सब आते हैं। इसके अलावा जिस बैंक से IDFC है या UTI है, HDFC म्यूचुअल फंड है, क्या इनमें भी उसे एक अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं होता। आपका बैंक अकाउंट एक अलग चीज है और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग चीज है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन्वेस्ट आप IDFC, UTI या HDFC या कोई कोटक या ICICI किसी में भी कर रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी हो सकता है। तो जनरली सारे ही बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं। आपका चाहे कोई गवर्नमेंट स्टेट बैंक में बैंक हो अकाउंट हो या कॉर्पोरेशन बैंक में हो या कोई भी ICICI HDFC, आप उसी बैंक अकाउंट को अपने इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए नया अकाउंट खोलना नहीं पड़ता। लेकिन IDFC में इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो एक अलग चीज है, जिसमें जो ऑनलाइन करेंगे उनको तो एक यूजर नेम और पासवर्ड भी मिलेगा, जिसमें वो आप IDFC की वेबसाइट पे जाके कभी भी लॉगिन करके वो चेक भी कर सकते हैं कि कितना पैसा हो गया, तो वहां से वो चेक कर सकते हैं। और जहां तक मेरे को पता है, आप टोल फ्री नंबर पे फोन करके अपनी पॉलिसी नंबर, ये पॉलिसी नहीं बोलते इसमें, अपना इन्वेस्टमेंट नंबर अगर देंगे उस टाइम कितना हो गया। बट ये सोच के आना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट हम बार बार हर महीने देखें या हर साल देखें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शेयर बाजार जो है ऊपर नीचे चढ़ाव में आपको ऐसा लगेगा कई बार कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा इंडस्ट्री का रिटर्न ज्यादा होता है, इसलिए वो फर्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग रोज रोज देखेंगे, जैसे कि जब आप घर खरीदते हैं तो जितने भी जवानों ने या ऑफिसर्स ने अपने घर खरीदे थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत बोलते हैं कि हमारा घर का प्राइस बढ़ गया। लेकिन क्या उन्होंने हर दिन शाम को, दोपहर को या सुबह प्राइस चेक किया कि घर का कितना है? तो उसी तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को भी इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। जैसे आप घर को, प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जिसको बार बार मॉनिटर करने से उल्टा तकलीफ ज्यादा होती है। क्योंकि आपका फियर या ग्रीड या जो भूख होती है पैसा कमाने की, या डर होता है कि खो ना जाए, वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर में आना स्टार्ट करता है और वो उसको तंग कर सकता है, कभी आपको मजबूर कर सकता है कि पैसा आप कम कर दें। कई बार ऐसा बहुत होता है कि जब मार्केट बहुत बढ़ जाती है तो कई जवानों को लगेगा इतनी बढ़ गई तो हमारा पैसा तो इतना ज्यादा हो गया, काश हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता, तो वो ऊपर वाले लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर मार्केट गिर जाए तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो उन्हें समझना है कि ये सिस्टम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सिस्टम से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट बढ़ जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, या गिर गए तो डर लग गया तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। क्योंकि अगर जब गिर गया और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो नीचे वाले लेवल पे जो हमको एक्यूमुलेट करना था, खरीदना था, वो अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाएंगे। और ऊपर वाले लेवल पे ये बहुत देखा गया है, कई जवानों को लगेगा यार इतना पैसा बढ़ गया है, क्यों ना हम अपनी SIP का अमाउंट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दें। उसमें ये हो सकता है कि आपने अधिकतर महंगी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप अमाउंट सेम रखें कॉन्स्टेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बहुत लंबे समय तक अमाउंट सेम रखें तो वो अपने आप ही अपना काम कर देगा। आपको नंबर बढ़ाने गिराने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे मार्केट ऊपर नीचे चले जाने की वजह से आपको अपना प्राइस ऊपर नीचे, इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए। तो आपने सेमिनार में भी बताया था कि लॉन्ग टर्म में अगर लगातार कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा लूज कर ही नहीं सकता है, नुकसान होगा ही नहीं। उसका लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर और ऊपर ही जाएगा और उसका फायदा ही होगा। इसमें एक चीज ये खास है जो जानना चाहेंगे भी कि मान लिया उसने एक फिक्स अमाउंट दे रहा है महीने से, हर महीने, और उसके अकाउंट से वो जा रहा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कभी कुछ पैसा आ जाता है, उसके पास पैसा है, कभी उसकी TADS है उस तरह से जैसे ट्रांसफर जाता है, उसका ट्रांसफर TADS है, उसका भी पैसा है और वो उस पैसे को भी इसमें लगा सकता है। हाँ जी। और वो ये निर्णय लेता है कि इसमें लगाना चाहता है। हाँ। तो उसके लिए वो क्या करें? हाँ जी। तो इस सवाल का जो जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी आपके पास पैसा आता है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का, तो अधिकतर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब मार्केट गिरी हो तो आपको इन्वेस्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये समझाना बहुत मुश्किल होता है 2 लाइनों में कि कितनी गिरने के बाद हम बोलते हैं कि मार्केट गिर गई। जैसे कोई लोग सोचेंगे आज 5% मार्केट गिर गई तो क्या आज पैसा लगा देना चाहिए, तो अब वो गिरने की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल हो सकती है। और हम लोग अधिकतर जब इसको जवाब देते हैं कि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ा कैसे करें, वो जनरली हम वैल्यूएशन चेक करके, यानी कि कोई भी चीज महंगी है या सस्ती है वो चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बट अगर आप मेरे से उसको एकदम सिंपल तरीके से आंसर करने के लिए बोलें तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो मैं जनरली अपने दोस्तों को जो स्टॉक मार्केट फॉलो नहीं करते उनको कुछ ऐसा बोलता हूं, जो कोई एक राइट तरीका ऐसा नहीं बोलूंगा, बट एक सिंपल तरीका है करने का।
सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि वो अपनी एसआईपी करते जाएं। कभी कभी ऐसा होगा और कभी कभी क्यों, इन 30 साल में 20 साल में ऐसा बहुत बार होगा, मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे जाया करेगी। अब बुरी तरह नीचे जाने का मतलब क्या है? जनरली हिस्टोरिकली देखा गया है कि कोई भी रिसेशन जब आते हैं तो शेयर बाजार 50% अपने पीक से नीचे आ जाती है, निफ्टी 50% नीचे आ जाती है। तो हम एक रूल बना सकते हैं कि जब भी मार्केट 30% अपने जो भी उसका पीक था उससे अगर हल्का सा नीचे आ जाती है और उस टाइम अगर आपके पास तब तक कुछ काफी पैसा थोड़ा थोड़ा करते करते इकट्ठा हो गया है बैंक में या कुछ अलग से मिला है, तो उसको वहां पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। समझिए आज मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए लेकिन मार्केट अपना नॉर्मल कर रही है जो करती है, तो मैं उस पैसे को नहीं डालूंगा, उस पैसे को अपने साथ ही रख लूंगा बैंक में या कहीं भी सेफ जगह पे उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा बैंक में। और कभी भी मार्केट 30% अपने पीक से नीचे गिरती है तो मैं इस अमाउंट को इस्तेमाल करके नीचे वाले अमाउंट पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपने पैसा डाला और 1 साल बाद निकाल लिया और 1 साल बाद ये भी सोचना है, जैसे आज मैंने एसआईपी चालू की और अगले 14 महीने तक की, 14 महीने बाद निकाली, तो पहली वाली एसआईपी और दूसरी वाली एसआईपी को तो 1 साल हो गया, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं उनको अभी 1 साल नहीं हुआ। तो अगर आपने 1 साल से पहले निकाला और इस पे कोई गेन होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, तो सरकार इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाएगी। लेकिन 1 साल बाद निकालेंगे तो ना ही कोई एग्जिट लोड होता है, जनरली किसी में 1 साल बाद मुश्किल से ही किसी में शायद एग्जिट लोड होगा, और ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई टैक्स का कुछ अलग से पार्ट आएगा। तो आप जब चाहे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लगे मार्केट बढ़ गई और आप निकालना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रोक है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। बट और जब भी आप निकालें तो बस ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आज आपने पैसा निकाला और मार्केट उस दिन शेयर बाजार कहाँ गिरा हुआ है, नीचे, तो जितना शेयर बाजार नीचे गिरा हुआ है उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके प्रॉफिट लॉस में उतना फर्क आएगा। बट ये लिक्विड होता है, आप उसको जब चाहें बोल के 2 दिन बाद ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन उस टाइम का अमाउंट कितना होगा ये बताना मुश्किल है, वो डिपेंड करता है मार्केट उस टाइम तक कितना ऊपर नीचे होगी। हाँ, ये जरूर सोच के सारे लिसनर्स आए, ऐसा नहीं होना चाहिए जब ज्यादा गिरती है तब डर जाए और सारा पैसा निकाल दें, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जरूरत है तो जितना भी पैसा बचेगा तो उसको आप निकालने का पूरी अपने क्षमता है। बट अगर लिसनर्स ये सोच के आए कि जब बढ़ जाएगी तो हम निकाल लेंगे, गिर जाएगी तो हम और डालेंगे या अलग से तरीके से, तो ऐसा देखा गया है जितने भी लोगों ने आज तक ट्राई किया है वो बड़ी मुश्किल में इसमें फंस जाते हैं। और वो क्योंकि अगर समझिए आज मैंने शुरुआत की 1000 रुपए से और वो 2 साल बाद मार्केट बहुत महंगी हो गई और मैंने वो 1000 रुपए करके 24,000 रुपए डाला था, वो बढ़ के समझिए 50,000 हो गया और वो 50,000 आपने निकाल लिया। और फिर आप शायद उसको 2-3 साल से 4 साल से डिले हो गए या लेट हो गए, तो उसमें जो कंपाउंडिंग का असर पड़ता है चक्रवर्ती ब्याज का वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने देखा कि 40 साल बाद वाले के लिए 2 करोड़ था और 20 साल बाद वाले के लिए सिर्फ 15 लाख था। तो इसलिए बीच में कोई भी अगर आपने साल वेस्ट किए या महीने वेस्ट किए तो उससे आपके फाइनल अमाउंट पे, एक्यूमुलेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा सोच के ना आए कि बढ़ गई तो निकाल देंगे, गिर गई तो कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये लिक्विड होता है, आप उसको निकाल सकते हैं। एक टैक्स के पॉइंट को आप थोड़ा सा और स्पष्ट करें। आपने कहा था कि 1 साल में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करके निकाला जाता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं होता है। हाँ जी। मान लिया कोई आदमी पूरा सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट पर अपना पैसा निकाल रहा है, तो उसमें उसका टैक्स वाला रोल क्या होगा, टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, किस तरह से टैक्स का पार्ट करें? देखिए, अगर समझिए आज किसने शुरू की एसआईपी और 20 साल तक वो एसआईपी करते रहा और उसने 20 × 12 हर साल मतलब 240 बार उसने इन्वेस्टमेंट की, हर साल में 12 बार, तो जब वो 20 साल बाद पैसा निकालेंगे तो सारी की सारी एसआईपी आखिरी 12 को छोड़ के सभी को 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन जो लास्ट की 12 हैं उनको 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अमाउंट जो है वो बाकी अमाउंट के हिसाब से ना के बराबर का अमाउंट होगा। तो इसलिए अगर आप 20 साल बाद निकालेंगे तो जो लास्ट 12 हैं उन पे टैक्स आएगा। और कई लोग ये करते हैं कि वो 1 साल जो लास्ट 12 की हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी जो 19 साल की थी उनको निकाल लेते हैं और इसको 1 साल बाद निकाल लेते हैं ताकि इस पे भी कोई टैक्स कंपोनेंट ना है। तो वो इम्पोर्टेंट ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि वो अपना मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान करते थे और जब निकाले तो जो लास्ट का 1 साल है उसमें जो पैसे जमा हो उसे ना निकाले
हाँ। ताकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अलावा वो पैसा उनको बाद में ज्यादा होकर के मिल जाएगा, हाँ। टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ। और उस पैसे को निकाल कर, जैसे आपने पहले बताया था कि बैंक में डाल सकते हैं, हाँ। और डाल करके फिर मंथली पेंशन स्कीम की तरह से हाँ। दे सकते हैं। तो आज के आपने सॉरी, मैं दो चीजें और ऐड करूंगा इसमें। पहला, जब आप पैसा निकालते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये लास्ट वाली तोड़नी है या पहले वाली तोड़नी है। जनरली इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो पहले डाली थी, इसको फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहले डाली थी अगर आप निकाल लें तो यही माना जाएगा कि आपने पहले वाली निकाली है, आखिरी वाली निकाली है ऐसा माना नहीं जाएगा। तो सरकार को आपको बताना है कि मैंने कितने बेचे और मैंने खरीदे कब थे, यहाँ से खरीदना शुरू किया था, तो आपके उसमें कोई टैक्स का कंप्लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा, जवानों को ये भी समझना चाहिए या सब लोगों को ये समझना चाहिए कि समझिए अगर मैंने 20 साल की प्लानिंग करके रखी है और सोचा है कि 40 साल बाद मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अभी अगर 40 साल बाद 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे और मार्केट थोड़ा सा उतार चढ़ाव करते रहती है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता लग गया है कि अब आपके रिटायरमेंट को 2 साल ही रह गए हैं और आपका पैसा 2 करोड़ हो ही गया है जो होने वाला था, तो आप में से कई लोग बोलेंगे मुझे अब इसके उतार चढ़ाव से मुझे इससे मतलब नहीं रखना, मैं 38वें साल में ही, क्योंकि मेरा 2 करोड़ हो गया है, या कभी कभी 37वें में ही हो जाएगा, 35वें में ही हो जाएगा, तभी क्या कर लेंगे, शायद निकाल देंगे और पैसा बैंक में रख के, ताकि मार्केट अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी रिटायरमेंट का पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उस ढंग से सोचना चाहिए, रादर देन ये सोचें कि एग्जैक्टली 40 साल में कितना होगा, क्योंकि वो उतार चढ़ाव के हिसाब से चेंज होते रहेगा। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि 40 तक नहीं निकालते और उस दिन समझिए मार्केट बहुत गिर गई और 2 करोड़ के बदले आपका समझिए 1.5 करोड़ हो गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में अर्निंग्स कंपनी की बड़ी होंगी तो ये अपने आप बढ़ी जाता है। बट अगर ये 1.5 करोड़ भी हो जाता है तो भी इसको काफी बड़ा लॉस माना जाता है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव भी हम नहीं मानते। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर आप 1-2 साल रुक जाएं तो हो सकता है शेयर बाजार वापस वो 2 करोड़ के वैल्यू पे आ जाएगी और आप 40 के बदले 42वें साल में या 43वें साल में आप वो पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उस ढंग से सोचना चाहिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट की इस अंतिम वर्ष की जो क्रिया है उसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि ये नहीं करेंगे जिस साल रिटायरमेंट हो रहे हैं उसी साल किसी स्कीम से बाहर निकले या एग्जिट करें, बल्कि उससे थोड़ा पहले अगर मार्केट पीक पर हो तो उससे पहले ही निकाल करके अपना पैसा बैंक में डाल दें, या अगर तक नहीं निकाला है तो जब रिटायर हो रहे हैं और मार्केट अगर उसमें डाउन है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, और इंतजार करने के बाद जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ठीक अवस्था में हो उस समय अपना पैसा निकालें, ताकि उनको उनका पैसे का नुकसान ना हो। हाँ जी, और मैं ऐसा कहूंगा कि पीक और बॉटम तो शायद बहुत कम लोगों को समझ पड़ेगा, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक बार हमारा गोल पूरा हो गया, वो 2 करोड़ का या 3 करोड़ का या 4 करोड़ का जो मेरा अमाउंट था वो अगर पूरा हो गया है तो शायद हम उस रिस्क को अब और लेना नहीं चाहते, अब हम रिटायर होना चाहते हैं और अब हम कोई स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से अपनी जिंदगी पे फर्क क्रिएट करना नहीं चाहते। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो रिटायरमेंट के बाद भी अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में ही रखूंगा, लेकिन उतना ध्यान रख के कि मेरा महीने का खर्चा जो है वो या तो डिविडेंड इनकम से पूरा हो जाए, या कहीं बैंक से आ जाए, या मेरी पेंशन से आ जाए। अगर मेरा महीने का खर्चा कहीं और से आ रहा है तो और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से मेरे कोई महीने के खर्चे पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो मैं अपना पैसा शेयर बाजार में फिर भी आगे रखना चाहूंगा। तो आपने बचत करने के और इन्वेस्ट करने के तरीके और किस तरह से हम इसे सेवानिवृत्ति के बाद का जो हमारा जीवन है उसे कैसे खुशहाल बना सकते हैं उसके बारे में छोटी छोटी और सभी महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।